नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। आप सभी का तेज सिविल के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा संकल्प बैच चलता है, उसमें हम साप्ताहिक चतुर्थ पेपर का एक टेस्ट लेते हैं। आज हमारा तीसरा प्रश्न पत्र हुआ, उसके हिंदी भाग पर हम चर्चा करते हैं क्या प्रश्न थे और उसके क्या हल होंगे। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो विलोम शब्द पूछे गए आपसे। विलोम होता है किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रदान करने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। और हमें चेतना का विलोम शब्द पूछा गया। चेतना का जो आपके विलोम होगा वह होगा मूर्छा। चेतना का विलोम शब्द आपके क्या होगा? मूर्छा। फिर दूसरा आपके जो प्रश्न है उसमें ग्रस्त का विलोम शब्द पूछा गया है। ग्रस्त माने उससे युक्त, और उसका विलोम हो जाएगा मुक्त, जो उससे छूटा हुआ है। फिर आपको इच्छा शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम पूछा गया है। इच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा अनिच्छा। क्या हो जाएगा? अनिच्छा। फिर आपको हे शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम पूछा गया है। हे का आपके विलोम शब्द हो जाएगा पेय या ग्राह्य, या ग्राह्य। हे माने होता है जो त्यागने योग्य हो, जिसे छोड़ दिया जाना हो, और ग्राह्य माने जिसे ग्रहण करना हो, ग्रहण करने योग्य हो। ठीक है। फिर आपको सेवक शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम शब्द पूछा गया है। सेवक का विलोम शब्द हो जाएगा सेव्य। सेवक का विलोम क्या हो जाएगा आपके? सेव्य। सेवक माने जो सेवा करने वाला हो, और सेव्य माने जिसकी सेवा की जानी चाहिए, सेवा योग्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेव्य। फिर आपको विख्यात शब्द दिया और उसका विलोम पूछा गया है। विख्यात उसको कहते हैं जो अच्छे काम के लिए ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं विख्यात। और इसका जो विलोम शब्द होगा वह क्या हो जाएगा? कुख्यात शब्द आपके इसका विलोम शब्द हो जाएगा, कुख्यात। फिर आपको आगे शब्द दिया हुआ है लेश मात्र, और उस लेश मात्र का आपको विलोम शब्द पूछा गया। तो लेश मात्र का जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा आपके प्रचुर। क्या हो जाएगा? प्रचुर। लेश मात्र माने थोड़ा, अल्प, कम, और प्रचुर माने अधिक, बहुत। फिर आपको सेवा शब्द दिया हुआ है और सेवा शब्द का आपसे क्या पूछा गया है? विलोम शब्द पूछा गया है। तो सेवा का आपके जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? सेवा का विलोम शब्द हो जाएगा यातना। यातना। सेवा माने सेवा से क्या होगा? प्रसन्नता होगी, उसको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और यातना से क्या मिलेगी? पीड़ा मिलेगी। और मानवता शब्द दिया हुआ है और उसका आपका विलोम शब्द पूछा गया। मानवता का जो आपके विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा नृशंसता। नृशंसता शब्द हो जाएगा वह आपके मानवता का विलोम हो जाएगा। नृशंसता का अर्थ होता है कठोर, क्रूर। ठीक है। फिर आपको विनीत शब्द दिया हुआ है और विनीत शब्द का क्या पूछा गया है? विलोम शब्द पूछा गया। विनीत माने क्या होता है? विनीत जो विनय से युक्त हो, जिसमें नम्रता, उसे हम क्या कहते हैं? विनीत कहते हैं। और विनीत का जो आपके विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा धृष्ट। ठीक है। फिर आपको शुद्र शब्द दिया हुआ और उसका विलोम पूछा गया है। शुद्र माने छोटा, और उसका विलोम हो जाएगा महान। इसका विलोम क्या हो जाएगा? महान। फिर आपको इहे शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम पूछा गया है। इहे शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है यहां पर, यहां पर। और इहे का जो विलोम होता है वो होता है पर, जिसका अर्थ होता है अन्यत्र, मतलब अन्य स्थान पर हो, यहां पर नहीं हो, यहां से अन्य हो। फिर आपको विषाद शब्द दिया और उसका आपको विलोम पूछा गया। तो विषाद शब्द का जो विलोम होता है वो होता है हर्ष। क्या होता है? हर्ष या आह्लाद, या क्या हो जाएगा आपके? आह्लाद। आह्लाद। ठीक है। फिर आपको शीत शब्द दिया हुआ और उसका विलोम शब्द पूछा गया। शीत माने ठंडा, और उसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उष्ण, माने गर्म। फिर आपको अभीत शब्द दिया हुआ है। अभीत का विलोम शब्द पूछा गया। अभीत माने जो अभय हो, जो भयभीत नहीं हो, जो डरा हुआ नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभीत कहते हैं। और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपके भीत। क्या हो जाएगा? भीत। फिर आपको अधम शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम शब्द पूछा गया है। अधम का जो विलोम होता है वह होता है उत्तम। वह क्या होता है भाई? उत्तम। उत्तम। ठीक है। फिर आपको अतिथि शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम पूछा गया है। अतिथि माने मेहमान, और अतिथि का जो मेहमान नवाजी करने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिथेय। उसे क्या कहते हैं? अतिथेय।
फिर आपको दाखिल शब्द दिया हुआ है और इसका विलोम शब्द पूछा गया, तो दाखिल का जो आपके विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा खारिज। वो क्या हो जाएगा आपके दाखिल का विलोम शब्द? खारिज शब्द हो जाएगा। फिर आपको दुर्देव शब्द दिया, देखिए ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी है शायद इसमें, दुर्देव शब्द ऐसे लिखा जाता है ना, दुर्देव कैसे बनाए ये शब्द? ये दुर्धन देव शब्द से बनाया। देव का अर्थ होता है भाग्य। देव का अर्थ क्या होता है? भाग्य या प्रारब्ध। तो दुर माने बुरा, बुरा है जिसका भाग्य, और इसका हमें क्या पूछा गया? दुर्देव का विलोम, तो विलोम हो जाएगा इसका सौभाग्य। सौभाग्य आपके इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। फिर आपको कुत्सा शब्द दिया हुआ है और इसका आपको विलोम शब्द पूछा गया, तो कुत्सा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा प्रशंसा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा। कुत्सा माने होती है निंदा, किसी की निंदा कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कुत्सा। फिर उसे हमें एकत्र शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम पूछा गया है। एकत्र माने इकट्ठा करना, और विकीर्ण हो जाएगा आपके इसका विलोम, विकर्ण हो जाएगा आपके, विकीर्ण हो जाएगा इसका विलोम, जिसका अर्थ होता है फैलाना, बिखेरना। फिर आपको कृपण शब्द दिया हुआ है और उसका आपसे विलोम शब्द पूछा गया। कृपण माने होता है कंजूस, जो कंजूस प्रकृति का व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। और इसका जो विलोम हो जाएगा, विपरीत अर्थ प्रदान करने वाला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा उदार। क्या हो जाएगा भाई? उदार। फिर शब्द दिया आपको आगामी। आगामी जो आने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? आगामी, और इसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसका विलोम हो जाएगा आपके विगत। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विगत। फिर आपको अवकाश शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम पूछा गया है, अवकाश का विलोम होगा अनवकाश। अवकाश का विलोम क्या हो जाएगा? अनवकाश। फिर आपको उपमेय शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम पूछा गया है, तो उपमेय का क्या होता है? उपमान या अनुपमेय। अनुपमेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो तुलना से बाहर है, अतुलनीय है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुपमेय। उपमान माने क्या होता है? उपमान माने यह होता है कि जिससे, जिसके साथ तुलना की जा रही है उसे हम कहते हैं उपमान। और उपमेय माने तुलना करना, किसी वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना करना, उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमेय के जो विलोम शब्द उपमान और अनुपमेय हो जाते हैं। फिर आपको निरामिष शब्द दिया हुआ है और इसका आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। निरामिष का अर्थ होता है जिसमें मांस नहीं हो, मांस से रहित हो, उसे हम कहते हैं निरामिष। और निरामिष का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा सामिष। क्या हो जाएगा? सामिष। फिर आपको वाग्मी शब्द दिया हुआ है और इसका विलोम पूछा गया है, तो वाग्मी का आपके विलोम हो जाएगा मितभाषी। मितभाषी। वाग्मी का अर्थ होता है जो बोलने में कुशल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाग्मी। फिर आपको वेदना शब्द दिया हुआ है और इसका आपको विलोम पूछा गया। वेदना माने क्या होता है भाई? दुख, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? आनंद। इसका विलोम क्या हो जाएगा? आनंद। फिर आपको 29वें प्रश्न में शोषक शब्द है, उसका विलोम पूछा गया, तो शोषक का आपके विलोम हो जाएगा पोषक। पोषक या शोषित, ये इसका विलोम शब्द हो जाएंगे। शोषक माने जो शोषण करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? शोषक कहते हैं। और जो पोषण करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। और जो शोषित, जिसका शोषण हो रहा है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? शोषित व्यक्ति कहते हैं। फिर 30वें प्रश्न में आपको सूरती शब्द दिया हुआ है, उसका विलोम पूछा गया। सूरती का विलोम हो जाएगा निरति। सूरती जो संसार की तरफ हमें मोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? सूरती। और जो ब्रह्मा की तरफ हमें ले जाती है उसे क्या कहते हैं? हम निरति कहते हैं। आगे आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे शब्द शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा जा रहा है। शब्द का शुद्ध रूप लिखिए, तो शब्द शुद्धि से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको शब्द दिए होंगे और आपको उसका शुद्ध रूप लिखना होता है। तो लघुतर शब्द दिया हुआ है और इसका शुद्ध रूप लिखने के लिए आपसे कहा गया है। तो लघुतर शब्द का जो शुद्ध रूप होगा वह होगा लघुतर। लघुतर कैसे बनाए ये शब्द? तो ये शब्द बनाए आपके लघु धन उत्तर।
लघुधन उत्तर, दीर्घ संधि हो गई इनमें, दीर्घ संधि से बन गया लघुतर, और इसमें जो उ हो गया वह क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर आपको संतति शब्द दिया हुआ है और इसका शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया है। संतति के अंदर टी में छोटी ई की मात्रा आती है, तो ये आपके शुद्ध हो गया, ये आपके अशुद्ध हो गया। फिर आपको प्रत्युत शब्द दिया हुआ है और इसका आपको शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया है। प्रत्युत का जो शुद्ध रूप होगा वह क्या होगा, प्रत्युत। इसके अंदर तय में क्या नहीं आएगा, हलंत नहीं आएगा, हलंत आपके नहीं आता है प्रत्युत शब्द के अंदर। फिर आपको अन्विति शब्द दिया हुआ है और इसका शुद्ध रूप लिखने के लिए आपसे कहा गया है। तो अन्विति शब्द में शुद्ध रूप होगा वह होगा आपके अन्विति। ती में क्या होगा, छोटी ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है। फिर आपको अगम शब्द दिया हुआ है और इसका शुद्ध रूप लिखने के लिए आपसे कहा गया है। अगम का जो आपकी शुद्ध रूप होगा वह होगा अगम्य। अगम्य, जहां जाना, जहां जाया नहीं जा सकता, जहां जाना गम्य नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अगम्य। फिर आपको प्रतिपदिक शब्द दिया हुआ है और उसका शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया है। प्रतिपदिक शब्द का जो शुद्ध रूप होगा वह होगा प्रातिपदिक। प्रातिपदिक, इसमें इक प्रत्यय लगा और इक प्रत्यय लगने से जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण में क्या हो गया, वृद्धि हो गया और वह प्रातिपदिक शब्द बन गया। फिर आपके संदीपनी शब्द है, उसका शुद्ध रूप लिखने के लिए आपसे कहा गया है। तो संदीपनी का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है भाई, ये हो गया आपके संदीपनी। नी में छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। फिर आपको हतभागिनी शब्द दिया हुआ है, तो हतभागिनी शब्द नहीं होता है भाई, हतभाग्य शब्द होता है, हतभाग्य शब्द होता है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। हिरण्यकश्यप आपको शब्द दिया हुआ है और उसका आपको शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया है। तो हिरण्यकश्यप शब्द नहीं होता है भाई, हिरण्यकशिपु शब्द होता है, हिरण्यकशिपु शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि सोने के बिछौनों में सोने वाला जो राक्षस है उसे हम क्या कहते हैं, हिरण्यकश्यपु कहते हैं। एक पौराणिक पात्र है ये। फिर सिंहनी शब्द का आपको शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया है। तो सिंह शब्द है, सिंह शब्द में नी प्रत्यय लगा है और शब्द बन गया सिंहनी, तो ये आपका इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर आपको भर्त्सना शब्द दिया हुआ है, उसका शुद्ध रूप लिखने के लिए आपसे कहा गया है। तो भर्त्सना शब्द है, उसका आपके शुद्ध रूप हो जाएगा भर्त्सना। ठीक है, इसमें तय आपके क्या आएगा, आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा। फिर आपके दैन्यता शब्द दे दिया, देखिए इसमें क्या हुआ है, अशुद्ध कैसे हुआ, इसमें इसका शुद्ध रूप तो हो गया दैन्य या दनता। इसमें दोनों जो ये और ता जो प्रत्यय है वह दोनों ही आपके भाववाचक संज्ञा की तरफ ले जाते हैं, प्रश्नों को, शब्दों को ले जाते हैं, इसीलिए अशुद्ध हो गया। एक ही भाव देने वाले दो प्रत्ययों की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये अशुद्ध हो गया। फिर आपको प्रज्वल शब्द दिया हुआ है, उसका शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया। तो प्रज्वल शब्द का शुद्ध रूप होता है आपके प्रज्वल। कैसे हुआ है, तो किससे बना है ये शब्द, तो ये प्र उपसर्ग में उद उपसर्ग धन ज्वल शब्द है। ठीक है, देखो यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी और यहां पर आपके गुण संधि हो जाएगी, इसके तहत ये शब्द बन गया प्रज्वल शब्द बन गया। फिर आपको पीतमा शब्द दिया हुआ है, पीतमा नहीं होता है भाई, पीतिमा होता है, पीतिमा शुद्ध रूप होता है। ठीक है, फिर आपको निश्चित शब्द दिया हुआ है, निश्चित नहीं होता है भाई, निश्रित होता है। ठीक है, निश उपसर्ग है इसमें, ठीक है, निश उपसर्ग हो गया। ठीक है, फिर आपको निकष शब्द दिया हुआ है और उसका शुद्ध रूप लिखने के लिए आपसे कहा गया है। निकष में जो इसका शुद्ध रूप होगा उसमें मूर्धन्य से आएगा, दंते से नहीं आएगा, यहां पर दंते से लिख दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, आपके अशुद्ध हो गया। फिर आपको थूक शब्द दिया हुआ है और इसका आपको क्या पूछा गया है, शुद्ध रूप पूछा गया है। तो थूक शब्द में अनुस्वार नहीं आता है भाई, है ना, थूक शब्द। ठीक है, इसमें अनुस्वार नहीं आएगा, तो ये आपके इसका शुद्ध रूप हो गया, ये अशुद्ध रूप हो गया। फिर तुष्टिकरण शब्द का शुद्ध रूप लिखने के लिए आपसे कहा गया है। तो तुष्टिकरण का क्या होगा भाई शुद्ध रूप, तुष्टिकरण, इसमें जो टैप है ई की मात्रा आएगी वह बड़ी ई की मात्रा आएगी। फिर आपको गृहिणी शब्द दिया हुआ है और उसका शुद्ध रूप गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है शब्द,
गृहिणी होता है, ठीक है, गृहिणी होता है। ये हम पढ़ेंगे, इनी इनी इसमें इनी प्रत्यय हो गया है। और ये हम पढ़ेंगे जब अणत्व का नियम पढ़ेंगे, जब संधि पढ़ेंगे, तब हम अणत्व के नियम से समझेंगे कि न का अणय में कैसे बदल जाता है। ये हम पढ़ेंगे, उसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे। फिर आपको कैंटीन शब्द दिया हुआ है और उसका शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया है। तो कैंटीन में जो ए की मात्रा नहीं, आई की मात्रा आती है, ठीक है, कैंटीन शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपको चरम उत्कर्ष शब्द का शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया है। तो ये किससे बना है भाई? चरम धन उत्कर्ष, पूर्ण संधि हो जाएगी यहां पर, और शब्द क्या बन जाएगा? चरमोत्कर्ष, ठीक है। फिर आपको उद्दीप्त शब्द है, उसका शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया है। तो उद्दीप्त का जो शुद्ध रूप होता है वह होता है उद्दीप्त, ठीक है। दो तय आते हैं। वैश्य शब्द है, वर्ण से संबंधित है, जो वर्ण व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, तो उसी में से आपको शब्द दिया है। और ये आपके वैश्य शब्द, इसमें जो ऐ की मात्रा आती है, ए की मात्रा नहीं आती, और वैश्य शब्द जो शुद्ध है वह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपको शुभेशी शब्द दिया और इसका शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये किससे बना है? शुभ धन ऐसी, शुभ धन ऐसी शब्द है। कौन सी संधि हो जाएगी यहां पर? वृद्धि संधि हो जाएगी, और शब्द क्या बनेगा? शुभेशी। जो शुभ की कामना करता है उसे क्या कहते हैं? शुभेशी। फिर रमन शब्द का शुद्ध रूप लिखने के लिए कहा गया। रमन का मैं न के स्थान पर क्या आएगा? अणे। रमन होता है, रमन नहीं होता है। दृढ़वती शब्द दे दिया और उसका शुद्ध रूप लिखना है। दृढ़वती का आपके शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? दृढ़व्रत। दृढ़व्रत होता है इसका शुद्ध रूप आपके। फिर आपको झनकृत शब्द दे दिया। झनकृत में न पूरा नहीं आता, यहां पर क्या आता है? अनुस्वार आता है, और शब्द बनता है झनकृत, ठीक है। गर्भिणी शब्द में देखिए, इसमें इनी प्रत्यय है और इसमें बड़ी ही लगा दिया इन्होंने, तो ये आपके गर्भिणी शब्द हो गया शुद्ध, गर्भिणी। फिर आपको कयास शब्द का क्या लिखने के लिए कहा गया? शुद्ध रूप। तो कयास शब्द है वह दंते से आता है, उसमें तालव्य से नहीं आता है, ठीक है। फिर एहसास शब्द का आपको शुद्ध रूप लिखना है। एहसास में ए के स्थान पर ए आता है, और ये एहसास आपके शुद्ध हो गया, ठीक है। 60 हमारे प्रश्न हो गए। बे भाग पर हम देख लेते हैं। यह अनुवाद पूछा गया है। अनुवाद वाले जो प्रश्न है वह हमारे इंग्लिश के जो सर हैं जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, वो आपको ये सारे प्रश्न आराम से अच्छे से समझा देंगे किस प्रकार हिंदी में अनुवाद करना होता है। आगे के प्रश्नों में हम बात करते हैं। अधिसूचना के बारे में से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा डेयरी बूथ आवंटन के प्रकरणों में दिव्यांगजनों हेतु 5% बूथ आरक्षित रखने हेतु एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। तो हमें प्रारूप किसका तैयार करना है? अधिसूचना का। अधिसूचना, पहले तो आप ये समझिए कि अधिसूचना कब लिखी जाती है। अधिसूचना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह होती है कि अधिसूचना हमेशा राजपत्र में प्रकाशित होती है। कहां पर प्रकाशित होती है? राजपत्र में। तो राजपत्र में आपके प्रकाशित, तो राजपत्र माने गजट, गजट में प्रकाशित होती है आपकी अधिसूचना। अधिसूचना में क्या होगा? तो अधिसूचना में विभिन्न विभिन्न जो विभाग होंगे उनको क्या होगा, कोई जो राजपत्रित अधिकारी होगा, यहां पर लिख लेते हैं इधर, है ना, कोई राजपत्रित अधिकारी होगा, कोई राजपत्रित अधिकारी है, उसकी नियुक्ति की बात हो सकती है, या हो सकता है कि उनके प्रतिनियुक्ति की बात हो, या उनके पदोन्नति की बात हो, ठीक है, इससे संबंधित हो सकता है, या जनसाधारण को कोई आदेश देना हो, जनसाधारण तक कोई सूचना पहुंचानी हो, तब वे राजपत्र के अंदर क्या होता है, उनको प्रकाशन में प्रकाशित उनको कर दिया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना में हमें जो भी ये प्रश्न आते हैं बेभाग वाले, जिनमें विज्ञप्ति होती है, निविदा होता है, परिपत्र होता है, अधिसूचना होती है, अर्धशासकीय पत्र होता है, इनमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वह होता है इनका प्रारूप। अगर आपको इनका प्रारूप समझ में आ गया तो ये प्रश्न हल करना बड़ा ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, इनके हम प्रारूप को समझते हैं अधिसूचना के। ये जो अधिसूचना लिखी जाती है वह हमेशा मध्य भाग से शुरू होगी।
जो आपके पेपर का मध्य भाग होगा वहां से शुरुआत होगी। पहले सरकार का नाम, फिर विभाग का नाम लिखकर आपको स्थान का नाम लिखकर, विभाग के बाद आपको अल्पविराम का प्रयोग करना है, फिर आपको स्थान का नाम लिख देना है, फिर आपको पत्रक्रम लिखना है, पत्रक्रम कौन सा है, फिर आपको वहां का विभाग लिखना है, फिर आपको वर्ष लिखना है और फिर आपको पत्र क्रमांक लिख देना है। फिर कहां से, जयपुर से, फिर आपको उसी के समानांतर उसी लाइन में आपको क्या कर देना है, दिनांक लिख देनी है। फिर आपको एक शब्द लिखना है अधिसूचना। अधिसूचना के पश्चात आपको जो बात कही गई है उस मूल भाव को आपको 5-4 लाइनों में लिखना होता है। उसको समाप्त करने के बाद आपको क्या लिखना है, यहां पर राज्यपाल के आज्ञा से। जो अधिसूचना होती है वह केंद्र में तो राष्ट्रपति की आज्ञा से और राज्यों में राज्यपाल की आज्ञा से इनके द्वारा प्रेषित की जाती है। इनके द्वारा, इनके आधार पर इनको प्रेषित करने का कार्य कौन करता है, या तो संयुक्त शासन सचिव कर सकता है या शासन सचिव कर सकता है। तो इसी स्तर का व्यक्ति इनको अधिसूचनाओं को प्रकाशित कर सकता है, उनको भेज सकता है। फिर आपको यहां लिखना है राज्यपाल की आज्ञा से, फिर यहाँ पर संयुक्त शासन सचिव है उनके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर उनका पदनाम, फिर उनका विभाग, और फिर उनको वापस क्या करना है, यहाँ पर पत्र क्रमांक लिख के ऊपर जो हमने पत्र क्रमांक में लिखी थे वर्ष, और फिर आपके पत्र क्रमांक संख्या, फिर आपको दिनांक लिख देनी है। फिर आपको आगे क्या करना है, प्रतिलिपि लिखनी है, और प्रतिलिपि में आपको ये लिखना है कि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु क्या है, ये अग्रलिखित प्रेषित है। फिर आपको अंत में क्या करना है, तो अंत में आपको पुनः एक बार अपने हस्ताक्षर करने और संयुक्त शासन सचिव के पद का नाम आपको लिख देना है। यह आपके अधिसूचना होती है। बड़े सरल प्रश्न होते हैं, पर इनको अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास से ये प्रश्न आपके होने वाली है। और जब हमारी कक्षाएं चलेगी, क्लास चलेगी, तब इन पर हम समझेंगे, इन पर कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इनमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे हम इसका अभ्यास करेंगे। हम साथ में बैठकर यहाँ पर अभ्यास भी करेंगे इनका, और इनको समझेंगे कि इनमें कैसे नंबर ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्त करें। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये आपके अधिसूचना से ही पूछा गया है। अधिसूचना का हमने समझ लिया पूरा, वही कब आपको प्रश्न पूछा गया। आगे प्रारूप समझने के बाद आपको केवल नाम वाम चेंज करने पड़ते हैं, बाकी वही होता है। फिर आपको परिपत्र पूछा गया, देखिए यहां पर, ठीक है, परिपत्र का प्रश्न है, परिपत्र पूछा गया। परिपत्र में क्या होता है, देखिए जब कोई विभाग होता है वह अलग अलग विभागों को एक साथ सूचनाएं प्रेषित करता है, अलग अलग विभागों को, बहुत अधिक विभागों को एक साथ जब सूचनाएं भेजता है, तब हम परिपत्र लिखते हैं उसको। जब उस प्रारूप को लिखते हैं उसको हम परिपत्र कहते हैं। और इसका प्रारूप क्या होता है परिपत्र का, तो इसके क्या होता है, मध्य में शुरुआत करनी है आपको, सरकार का नाम, विभाग का नाम, फिर आपको पत्र क्रमांक संख्या लिखनी है, उसमें आपको क्या करना है, विभाग, प्रकोष्ठ, आपके वर्ष, फिर आपको उसका पत्र क्रम संख्या, फिर आपको स्थान का नाम और दिनांक लिख देनी है आपको। देखिए यहां पर आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी आप लिख रहे हो है ना, ये शब्दों में आपको महीना लिखना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर आपको, क्योंकि ये किसी एक को नहीं भेजा जा रहा है, अलग अलग विभागों के, अलग अलग उनके संस्थानों को भेजा जाता है, अलग अलग विभागों के जो उप विभाग होते हैं उनको भेजा जाता है। तो यहां पर जो प्रेषित नाम हो जाए वो हो जाएगा समस्त विभागाध्यक्ष। ये जो भेजा जा रहा है समस्त विभागाध्यक्षों को भेजा जा रहा है, तो उनका नाम लिख दिया जाता है। फिर आपको विषय लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ इसमें वैकल्पिक होता है, आप लिखो तो लिखो, चाहे मत लिखो, परंतु हमें याद में ये रखना है कि लिखना है, क्योंकि आप इससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा और समस्या आपकी उत्पन्न हो जाएगी, द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। तो विषय आपको लिख देना है, उसके पश्चात आपको संदर्भ लिख देना है, फिर नीचे आपको क्या करना है, जो आपको बात दी गई है उस बात से संबंधित आपको पूरा उसका व्याख्यान लिखना है कि क्या बात है, क्या हमसे बात कही गई है, कोई आदेश दिया हुआ है वह क्या है, सूचना क्या है, उसके बारे में। फिर आपको पूरी सूचना लिखने के पश्चात यहां पर अंत में पुनः आपको उसके हस्ताक्षर लिखने, हस्ताक्षर के पश्चात आपको उनका नाम, पदनाम है जो वो देना होता है। फिर आपको वापस क्या करना है, पत्र क्रमांक संख्या, फिर आपको उनका विभाग और प्रकोष्ठ, फिर उनके वर्ष, फिर उनका पत्र क्रमांक संख्या, फिर आपको दिनांक लिख देनी है। यहाँ पर दिनांक लिखने के पश्चात पुनः आपको जो प्रतिलिपि होती है, जिन जिनको ये और भेजा जा रहा है उन सब का यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है। वो लिखने के पश्चात आपको पुनः क्या करना है, यहाँ पर हस्ताक्षर और पदनाम लिखना होता है। यह आपके हो गया आपके परिपत्र। आगे और है क्या प्रश्न? अच्छा, ये परिपत्र से संबंधित है।
हमने इसको समझ लिया ये कैसे होंगे, और जब हमारी आगे कक्षाएं होंगी तब हम आराम से इन प्रश्नों को समझेंगे कि कैसे हम इनमें ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका अभ्यास से होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा आपका अभ्यास होगा तो आप इसमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हो। हमारी कक्षाएं चलेगी तब हम यहाँ साथ बैठकर आराम से इन पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा नंबर हम प्राप्त कर सकें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।